नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 का मोदी कोड परफेक्ट है। मुसलमानों ने कैमरे पर आकर कह दिया है, यूसीसी पर बकरीद के दिन बहुत बड़ी खबर आई है। मुस्लिम मोहल्लों में मोदी का मैसेज डिलीवर हो गया है और देश के कोने कोने से कई मुस्लिम भाइयों ने एक देश एक कानून पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देना शुरू कर दिया है। कई मुस्लिम भाइयों ने मोदी को ऑल द बेस्ट कहा और इस तरह विरोधियों का एंटी यूसीसी एजेंडा पंक्चर हो गया। मोदी ने मुस्लिम देशों का एग्जाम्पल दिया, पाकिस्तान का जिक्र किया तो मोदी विरोधी मोर्चा उसमें एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट खोजने लगा। यह सब बकरीद से ठीक 48 घंटे पहले हुआ। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? हिंदुस्तान में धूमधाम से बकरीद का त्योहार मनाया गया। ना कहीं लाठी चली, ना कहीं अवैध तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ी गई। सब शांति से निपट गया। लेकिन मोदी के विरोधी बकरीद वाले दिन भी पाकिस्तान पाकिस्तान करते सुनाई दिए। यूसीसी पर अफवाह फैलाते दिखे, जो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुस्लिम त्योहारों के दुश्मन हैं। आज उन्हें ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। उन्हें पाकिस्तान की बकरीद भी समझ में आ जाएगी और यूसीसी पर इस अफवाह गैंग की पोल भी खुल जाएगी। न बचा इमरान, न बचा काले खान, न बचा शमशेरा, न बचा राबिया का राजा। 1 मिनट के लिए आप भी सोच में पड़ जाएंगे, कौन है ये, क्या है ये, कहां के हैं ये। चलिए पहले इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इमरान काले खान, शमशेरा कोई इंसान नहीं, बेजुबान जानवर हैं। हिंदुस्तान से नहीं, पाकिस्तान से हैं। कोई 18 लाख का है, कोई 4 लाख का, कोई 13 लाख का। इनमें ऊंट भी है, भेड़ भी है। बकरीद वाले दिन पाकिस्तान में ये सब के सब शहबाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर भी हैं। पॉपुलैरिटी का आलम देखिए, काले खान की मालिश होती है, शमशेरा ड्राई फ्रूट्स खाता है, एसी वाले कमरे में सोता है। विदाई से पहले इमरान की भी पूरी खातिरदारी की जाती है। यह बकरीद वाला पाकिस्तान का बिजनेस मॉड्यूल है, जिसमें पहले बेजुबानों को खिलाओ पिलाओ और फिर खुले में निपटाओ। लाहौर की शेख फैमिली 22 बकरों, 12 खूबसूरत नायाब बछड़ों, 3 कुहानों वाले मंगोलिया से मंगाए हुए ऊंटों की कुर्बानी करती है, जिसकी कुल मालियत तकरीबन 9 से 9.5 करोड़ रुपए बनती है। ये तमाम वो नायाब बकरे, ऊंट और बछड़े हैं जिनको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाया गया है और इतनी खूबसूरत यूनिक कुर्बानी शायद ही आपने लाहौर में देखी हो। पाकिस्तान की तारीख का सबसे हैवी वेट छतरा है, जिसको खूबसूरती में भी एक बड़ा कप दिया गया है और कैश में 50,000 रुपए इसके मालिक को दिए गए हैं। इसके नाखून देखें तो पीले और काले रंग के हैं, मतलब ये अल्लाह ताला ने इनको इतनी खूबसूरती से बनाया है, इतने साफ सुथरे, जिस तरह मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने लड़कियां जाती हैं पार्लर्स में, इसी तरीके से बाकायदगी से इसकी सफाई का ख्याल रखा जाता है। सुबह सवेरे इसको डेली, ये 2 साल का है, इसको नहलाया गया है। उसके बाद फिर इसकी सरसों के तेल से मालिश की जाती है। इसको 3 से 4 लोग दबाते हैं और छत के ऊपर जहाँ पर रखा हुआ है, बड़ा साफ सुथरा, जिसके अंदर वाटर कूलर भी लगा हुआ है, इसका घर है और ऊपर इसकी हिफाजत के लिए सीसीटीवी भी है। सोशल मीडिया में अपनी खुराक, रहन सहन, सेहत और ताबेदारी की वजह से हिट होने वाला ग्वाल मंडी का बकरा शमशेरा रोजाना कितने रुपए की खुराक खा जाता है और लोग क्यों इसके मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं? इसको हलवा पूरी का नाश्ता, पराठे खाने देसी घी में, फिर उसके बाद लस्सी वगैरह, दही। 15 दिन का बच्चा लिया था। अच्छा, ठीक है, तब ये गोदी में लेके आए थे इसको। अच्छा। दूध हमने इसको फीडर से पिलाया। ये 50,000 रुपए का हमने बच्चा लिया था। 50,000 का बच्चा लिया था? 15 दिन का। 15 दिन का। और अब इसका कितना वजन है और कितनी डिमांड है? अब ये माशाल्लाह 180 से प्लस है। अच्छा, ठीक है, और इसकी 4.5 लाख रुपए हम डिमांड कर रहे हैं। ये इसका वजन माशाल्लाह 180 किलो हो गया। कितने अरसे में ये सारा पाला और क्या इसकी खुराक थी? हमने इसको 2.5 साल पाला है। अच्छा, इसको हमने बहुत कुछ खिलाया, जो समझ में नहीं आया कि खुद ही अल्लाह ने ऐसा करम किया है कि इसके लिए बहुत कुछ आया। इसके लिए घी, मक्खन, सब कुछ। ये मतलब वंडा, ऐसा स्पेशल वंडा बनाया हमने। बर्फ़ी, इसके लिए हमने पंजीरी बनाई, बादाम। बर्फी क्यों खिलाते थे? बर्फी हम अपने खोए की बनवाते थे। दिखावे के लिए कह रहे हैं या वाकई खिलाते थे? एक दिन छोड़ के एक दिन खिलाते थे। बर्फी और क्या क्या?
खोया जो इसका रेगुलर था, बादाम भी इसका। खोया आपने कभी खुद खाया जो आप इसको खिलाते थे? नहीं जी, इसको हमने खूब खिलाया है। भाट साहब, ये काला खान तो पूरा डशकरा है ही है, साथ बंटी और ये नूर खान भी। ये 3 पठान कहाँ से पकड़े हैं आपने? ये जनाब हमारे बस चाहने लगे थे, उनसे लिए हमने बकरे। ये हमारे घर की ब्रीड है। अच्छा। वो हमने भाई हमारे रीमजार खान से उनसे मंगवाया था। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये काला खान माशाल्लाह जिसकी टांगे दबाई जा रही हैं, काले खान का कितना वजन है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है और कौन सी नस्ल है? ये भाईजान अमृतसरी है। ये माशाल्लाह 46-47 इसकी हाइट है और 63 ये लंबा है। 63 लंबा है। कितना वजन है इसका? इसका माशाल्लाह इस वक्त 5 मन से बाहर है ये बकरा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पिछले साल बकरीद पर सिर्फ जानवरों का सैक्रिफाइस करके पाकिस्तान में 9,400 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। पाकिस्तान में ऐसे ज्यादातर सैक्रिफाइसेस खुले में यानी सार्वजनिक जगहों पर ही कर दिए जाते हैं। बेजुबान जानवरों को कई फीट ऊपर क्रेन से लटकाकर नीचे फेंक दिया जाता है। पाकिस्तानी ताली बजाते हैं और जब ऐसा होता है तो इंटरनेशनल हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान में बकरीद वाले दिन सेलिब्रेशन होता है या फिर जानवरों के साथ क्रूएलिटी। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1890 तो है, लेकिन वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। वहां भले ही एनिमल क्रूएलिटी एक क्राइम हो, लेकिन पाकिस्तानियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकरीद वाले दिन पाकिस्तान में सिर्फ जानवरों की बलि नहीं ली जाती, लोगों का मर्डर तक हो जाता है। खबर आपके सामने है। अब इसी पैमाने पर भारत की तस्वीर देख लीजिए, पाकिस्तान से उसका कंपेयर कर लीजिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बकरीद तो यूपी में भी बनाई गई, न बीच रोड पर जानवरों की बलि दी गई, न कोई दंगा हुआ, न कोई शोर शराबा हुआ, सब कुछ शांति से निपट गया। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, यूके और दूसरे यूरोपियन देशों में जहां बीच सड़क नमाज पढ़ने का कल्चर शुरू हुआ है, वहीं यूपी के उन्नाव में पूरी की पूरी सड़क खाली दिखी। ड्रोन फुटेज देख लीजिए, हर इलाके में सड़क पर सन्नाटा। नमाज अता करने वालों ने मस्जिद को ही चुना, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। सबने प्रशासन का साथ दिया, क्योंकि यूपी में योगी हैं, देश में मोदी हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमान योगी में हैं, मोदी में हैं। साल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से कुर्बानी इन साल हो रही है। 2 साल तो 3 साल कोविड में चला गया, लेकिन इन साल का माहौल बहुत ही अच्छा यहाँ का है और बहुत शांति तरीके से जो है देख रहे हो कुर्बानी हो रही है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई मतलब नफरत वाली राजनीतिक नहीं, एकदम हिंदू मुस्लिम सब मिल के एकदम पूरी तरह जो है सबका सहयोग है। लेकिन इस साल बड़े अमन और चमन से हमारे बाजू में देखिए, हमारा यही गाला है जहाँ कुर्बानी हो रही है। हमारे बाजू में मंदिर छोटी सी बनी हुई है, प्यार मोहब्बत से पूजा करते हैं लोग आके। हमारे साथ में जब कुर्बानी वो लोग भी खड़े हुए हैं, साथ देते हैं। इतने अमन चमन से भाईचारगी से रहते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। इस बार तो बारिश भी हो रही है, मानसून भी काफी ज्यादा सक्रिय है, ऊपर वाले कई खलल हो रही है कि बहुत अच्छा माहौल हो गया है। यही देखिए बाजू में झंडा लगा हुआ है, हमारे हिंदू भाइयों का झंडा है, श्री राम का, हमारे मुस्लिम कौम का भी झंडा लगा हुआ है। इतने प्यार होते। बगल में हमने देखा यहाँ पर चर्च भी है, बाजू में हमारे चर्च है, वो भी सब शांति से, हमारे क्रिश्चियन भाई भी साथ रहते हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, साथ में भी हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में खड़े हुए हैं। दुनिया में 26 देश ऐसे हैं जहां का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। दुनिया के 24% से ज्यादा लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। आज की तारीख में किसी भी मुस्लिम मुल्क की तुलना में हिंदुस्तान की इकोनॉमी सबसे बेहतर है। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी मुसलमान और मुस्लिम त्योहार के खिलाफ हैं, उन्हें मोदी का ये ट्वीट देख लेना चाहिए। एक एक शब्द को गौर से पढ़ना चाहिए। और अगर ऐसे लोगों को मोदी के ट्वीट से संतुष्टि न मिले तो उन्हें पाकिस्तान की आर्थिक हालत ही देख लेनी चाहिए। मुफलिसी में तिनके का सहारा ढूंढ रहा पाकिस्तान अब गधों की बिक्री से फॉरेन रिजर्व हासिल करने की सोच रहा है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने गधों की खाल समेत मवेशियों और डेयरी उत्पादों को चीन को बेचने की मंजूरी दे दी है। चीन से निवेश बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने अपने यहां गधों की संख्या में भी इजाफा कर दिया है। यानी एक हिंदुस्तान है जहां के मुसलमानों ने सुख चैन और बिना किसी डर के बकरीद मनाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो दिवालिया होने की कगार पर है।
पाकिस्तान के बाजार में लाखों के भेड़, बकरे और ऊंट तो दिखे, लेकिन दूर दूर तक कोई खरीदार नहीं मिला। और कैमरे पर जो आया उसने यही बताया कि हमसे बेहतर तो भारत के मुसलमान हैं, शहबाज से बेहतर तो भारत के प्रधान हैं। देखिए, मोदी साहब की बात आएगी और आपको पता है मैं जरूर करूंगा। मोदी साहब इस टाइम जो छक्का मार रहे हैं ना, मतलब उनकी बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहा है। अच्छा। और वो छक्का जो मार रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री से पार जो है ना, वो फुल टॉस का ऐसा छक्का जा रहा है। अभी देखिए छक्का किस किस्म का वो भी बताना चाहूंगा। यूएई आपको अवार्ड देता है। हाँ, अभी रिसेंटली क्या मुल्क है, अजीब ने आपको अवार्ड दिया और अपने मुल्क का सबसे सॉलिड, ठीक है, सबसे बेहतरीन अवार्ड आपको दिया गया और है। ये यूएई और इजिप्ट ने नहीं, टोटल सऊदी अरेबिया, यूएई, अब ये कंट्री, इसके अलावा छह मुसलमानों की कंट्री हैं जिन्होंने बेहतरीन अवार्ड जो है ना अपने मुल्क के मोदी साहब को दिए हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सऊदिया मुसलमान है ना, यूएई मुसलमान है ना, ये मिस्र मुसलमान है ना जी, तो अब मुसलमान मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा, हम क्या करेंगे? अब समझे ना, हमने तो सारी जिंदगी मोदी साहब को टेररिस्ट कहा है, हमने तो उन्हें बुरा कहा, हमने तो उन्हें पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, मुसलमानों का कातिल कहा और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने उन्हें कहा है। ठीक है, अगर वो मुसलमानों के कातिल हैं तो ये 6 जो मुल्क है ना जो मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं, फिर ये भी मुसलमान नहीं है। अगर हमें ये सिखाया जाता है ना, हमें ये बताया जाता है कि मोदी जालिम है, मोदी एंटी, मोदी तो इधर दुश्मनी वाला सिलसिला है, मोदी गाली है। आप किसी शख्स के से आगे मोदी की बात कीजिए, अगर पढ़ा लिखा होगा तो शायद वो समझ जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं उसने आगे कहना कि पता नहीं गाली दे दी है मुझे। तो मोदी साहब को पूरी दुनिया उठा रही है ऊपर भाईजान, और मुसलमान ज्यादा। किसी भी मुसलमान कंट्री पे आप जाके पूछिए मोदी साहब का, वो कहेंगे मोदी तो ग्रेट मैन है। वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम है मोदी। 8 साल हो गए उन्हें, अपना 8 से 9 तकरीबन हो गए अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उनके ऊपर भरोसा है, पूरी दुनिया उन पे यकीन करती है। सोचिए, अब तो पाकिस्तान के लोगों को भी समझ में आने लगा है कि मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं किया। दुनिया के बड़े मुस्लिम देशों ने इसीलिए मोदी का इतना स्वागत सत्कार किया। लेकिन इसके उलट हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों ने यूसीसी को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ मुसलमानों के दिमाग में जहर भर दिया। उसे 2024 के चुनाव से जोड़ दिया, उसमें हेट मोदी वाला एंगल फिट कर दिया। बकरीद से ठीक पहले यूसीसी विरोधी चर्चा गर्म कर दी गई। मुसलमानों के दिमाग में यह बात डाल दी गई कि मोदी तो यह कानून ही मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लेकर आने वाले हैं, और जब यह अफवाह फैलाई गई तो मुसलमानों पर इसका असर भी दिखा। अब चूंकि मोदी जी जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं ने एक नया मसला फिर से खड़ा कर दिया। अभी एक मसला मस्जिद का शांत हुआ था, तो उसके बाद एक और नया मुद्दा खड़ा कर दिया। सब जान रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन है, उनको मुद्दा देना है, लेकिन कोई भी कानून किसी को अपने धर्म में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दे सकता। सर, एक मुल्क में 2 कानून होने का कोई विचार ही नहीं बनता। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक अधिकार देता है कि हमें अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का अधिकार है, वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारा मेन मुद्दा जो है वो ये है कि हम आपस में भाईचारा कायम रखें। और ये सबसे बड़ा आप माइंड को डाइवर्ट इसी वजह से किया जा रहा है, नए नए कानून ला के इस वजह डाइवर्ट किया जा रहा है कि इंसान जो है धर्म में भटक जाए। तो हमको आपको धर्म में नहीं भटकना भाई। यूसीसी कानून एक तरह से फिजूल मानता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये सबके ऊपर मैंडेटरी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एवरी रिलीजन हैज़ इट्स ओन राइट्स, सो एंड एवरी सिटीजन हैव इट्स राइट टू रिलीजन। तो राइट टू रिलीजन के हिसाब से जो है जो लॉ ये लाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इस हिंदुस्तान के अंदर सबको एक ही नज़र से देखेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हुकूमतें बदलती रहती हैं, और कल आज है, आप कल दूसरे रहेंगे, फिर कल उसके बाद कोई दूसरे रहेंगे। तो इसी तरह अगर ये सब अपने अपने नज़रियात बदलते रहेंगे और नज़रियात बताते रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। यूसीसी पर मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने वाले कुछ चेहरे पॉलिटिकल हैं, तो कुछ चेहरे वो हैं जो अलग अलग जगहों पर मजमा लगाकर, भीड़ बुलाकर, मंच सजाकर पिछले 48 घंटों से नॉनस्टॉप दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल चेहरों में अब 2 नए नामों की एंट्री हुई है। नंबर 1 जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के
शफीकुर रहमान बर्क। बर्क ने कहा है कि यूसीसी के मामले पर सरकार का कोई भी फैसला मंजूर नहीं करेंगे। मुसलमान सिर्फ उलेमा और मुफ्तियों की ही बात सुनेंगे। सेम टू सेम इसी लाइन पर फारूक अब्दुल्ला ने भी टिप्पणी दी है। जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। यात्रा को भी मैं इस्लाम के यहाँ मजहब के उलमा मुफ्ती सब मौजूद हैं। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। चूँकि हमारे उलमा और यहाँ के जो मुफ्तियान हैं उन्होंने भी कानून और इस्लाम की रूह से बहरहाल यही फतवा दिया कि कोड एक नहीं हो सकता। मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले नेता मौलाना और मुफ्ती यूसीसी पर अपनी बात रखते वक्त शरिया कानून का हवाला देते हैं, वही शरिया कानून जिसमें 4 शादियों की इजाजत है। लेकिन यही मौलाना, मुफ्ती और नेता ये नहीं बताते कि किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, जहां 90% मुस्लिम आबादी है, वहां भी 1 से ज्यादा शादी पर प्रतिबंध है। तुर्की में करीब 100% आबादी मुसलमानों की है। यहां टर्किश सिविल कोड के तहत 1926 में ही 1 से ज्यादा शादियों को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान, ट्यूनीशिया, इन मुस्लिम देशों में भी 1 से ज्यादा शादी गैर कानूनी है। यहां तक कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी ऐसा करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। यूसीसी पर विवाद पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग इन देशों का एग्जाम्पल नहीं दे रहे। वो तो बस यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शरिया कानून का ही राज रहे, और ये बात अब मुसलमान भी समझने लगे हैं। हाँ, सहमत है। कानून तो कानून है, कानून पर अमल करना सबका मतलब हक है बराबर का, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, उस संविधान को हमको मान के चलना है। एक देश एक कानून यही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, हम भी यही चाहते हैं। बहुत अच्छा। हर इंसान, हर मुसलमान, हर हिंदू, हर कोई जात वाला यही चाहता है, एक देश एक कानून। बहुत ज़रूरी है आपस में मिल के रहना, आपस में भाईचारगी होना। एक देश एक कानून अगर हर रिलीजन को, मतलब हमारी जो कंट्री है उसमें रिलीजन सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। अगर एक देश एक कानून, वो एक कानून जो कोई भी रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करता है, तो इससे बेटर कोई ऑप्शन है नहीं। फिर होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, और जिस कानून बन रहा है उसके कानून के मुताबिक चलना चाहिए। हमने सभी के लिए वो कानून अच्छा है। बिल्कुल सही है, जो सरकार का फैसला है वो बहुत बढ़िया है, और उसकी हम जो है सराहना करते हैं। और सरकार ने अब तक जितनी भी सरकारें हैं सबने अल्पसंख्यक समुदाय को लूटा है, और जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे एक दूसरा गलत उससे मकसद से ले ले, पर जितनी भी योजनाएं हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, तलाक का मामला हुआ, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हुआ, चाहे उज्ज्वल कनेक्शन का मामला हुआ, हर योजना में मुस्लिम समाज को पूरी भागीदारी मिली है, और मुसलमानों को सबका साथ, सबका विकास, सबका जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो पूरा हो रहा है। देखिए, शुरुआती दौर में तो ये बात सही है कि हमारे समाज में कॉमन सिविल कोड को लेकर कुछ गलत फहमियाँ थी, लेकिन जैसे जैसे मतलब दौर आगे बढ़ता है तो वो गलत फहमियाँ दूर होती है। हमारा समाज, देखिए, एजुकेशन की कमी है, लेकिन हमारा समाज अगर जो उनके साथ बातचीत करी जाए और कोई भी चीज़ कानून आएगा, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी उस कानून के साथ खड़ा रहेगा। आपने देखा पिछले 2-3 साल पहले जब राम मंदिर का जो अपना ये जजमेंट आया, तो एक भी हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कहीं तू मैं भी नहीं हुई, कहीं एक झगड़ा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुसलमान हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बशर्ते यह है कि वो समाज के लिए और हमारे मजहब के बेहतरी के लिए हो। मोदी ने कहा था कि विरोधी यूसीसी पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मगर अच्छी बात यह है कि मुस्लिम मोहल्लों में मोदी का मैसेज धीरे धीरे पहुंचने लगा है, और अब देश के कोने कोने में रहने वाले मुसलमानों को इल्म होने लगा है कि अगर तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए,
तो यूसीसी ही एकमात्र विकल्प है। रही बात यूसीसी पर भ्रम की स्थिति पैदा करने वालों की, तो आज उन सभी को कान खोलकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख और मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर उमर अहमद इलियासी की बातें सुन लेनी चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध समाधान नहीं है, बातचीत करनी चाहिए। ये मुद्दा, ये विषय, मुझे लगता है कि अगर हम देश हित में इस पर अगर हम चर्चा करेंगे, सभी धर्मों के, अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं से इस पर बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद जो ड्राफ्ट तैयार हो और एक आम सहमति अगर बनेगी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी जिस तरह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं, खास तौर पर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विरोध नहीं करना चाहिए। आपको मोदी जी से, मोदी जी के कार्य से, सरकार से, हर काम से आपको एतराज है। कोई तो कार्य ऐसा होता है जिसमें आपको आदमी को सहमति देनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से मोदी जी के खिलाफ रहा है, सरकार के खिलाफ रहा है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर अलग अलग वो पार्टियां हैं जो देश में हमारे मोदी जी के खिलाफ हैं। तो वो लोग कभी भी समर्थन कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जो भारत विश्व गुरु बनने वाला है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह की रात दिन की जो मेहनत करी है, मुझे लगता है कि विपक्ष का काम तो विरोध करना ही है। अगर विपक्ष ईमानदार होता ना, तो उनके किसी एक भी कार्य की तारीफ कर सकता था, लेकिन नहीं, विपक्ष को सिर्फ विरोध करना है, हर कार्य का विरोध करना है। आज देश इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें दुआएं करनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, आज जिस ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, विपक्ष सिर्फ विरोध करने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। मोदी विरोधी मोर्चे ने अपनी रणनीति में धार देना शुरू कर दिया है। शिमला में नहीं, अब मोदी विरोधी मोर्चे की बैठक 13 से 14 जुलाई के बीच बेंगलुरु में होगी। इसका ऐलान खुद शरद पवार ने किया है। विरोधी मोदी को रोकने का प्लान बना रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी इनकी एक एक चाल पर नजर रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ कई मीटिंग कर चुके हैं। आरएसएस के नेताओं से भी फीडबैक लिया गया है। कार्यकर्ताओं से भी मोदी एक एक सांसद, एक एक मंत्री का फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी और संघ दोनों के सर्वे से मोदी को मंत्रिमंडल और संगठन में कई खामियों का पता चला है, जिसके आधार पर वो आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले फैसले भी ले सकते हैं। मोदी पार्टी के अंदर और बाहर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर देना चाहते हैं जिससे विरोधियों को जवाब भी मिल जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव और 24 में जीत का रास्ता भी तय हो जाए। अपनी इस रणनीति में मोदी सिर्फ अपनी सरकार और संगठन का ही ऑर्डर नहीं बदलेंगे, वो अपने विरोधियों का सीरियल ऑर्डर भी तय करेंगे। राहुल, नीतीश, ममता, केजरीवाल, पवार, उद्धव, किसको कब कहां फिट करना है, यह भी मोदी ने तय कर लिया है। 2024 के लिए बहुत बड़े बदलाव की ब्रेकिंग कभी भी आ सकती है। इस रिपोर्ट में हम आपको उसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। फीडबैक आ गया है, रिपोर्ट मिल गई है, मीटिंग भी हो गई है, नाम भी फाइनल है। कौन आएगा, कौन जाएगा, किसका कद घटेगा, किसका बढ़ेगा, सबका फैसला हो गया है। प्रधानमंत्री आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सीरियस हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद मोदी सतर्क हैं, कोई भी चूक नहीं करना चाहते। कैसे 300 का लक्ष्य 24 में पार करना है, कैसे
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव लड़ना है, सब पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और इस साल 4 राज्यों के और विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में पीएम मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते और सब कुछ एक तरह से अपने कमांड में ले लिया है। दरअसल कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कुछ बदलाव की जरूरत है। कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार था, वहां पार्टी की हार हुई। इस हार से जहां उसके कार्यकर्ताओं में निराशा फैली, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जीती और उसके कार्यकर्ता अब ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, यहां से भी जो फीडबैक मिला है या इंटरनल सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद भी बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 28 जून को देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। इसी जून में अमित शाह ने जेपी नड्डा, बीएल संतोष और आरएसएस के एक शीर्ष पदाधिकारी अरुण कुमार के साथ कम से कम 5 मैराथन बैठक की। 5 जून, 6 जून और 7 जून को इन नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय पर लंबी बैठक कर पार्टी में बदलाव की रूपरेखा तैयार की थी। सारी मीटिंग 3 से 5 घंटे चली हैं। एक मीटिंग को छोड़ दें तो बाकी मीटिंग बीजेपी के एक्सटेंशन बिल्डिंग में हुई। ये जो कार्यालय है, इसको हम ऑफिस नहीं कहते हैं, इसको हम कार्यालय बोलते हैं। क्यों कार्यालय बोलते हैं? ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय 24 घंटा 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज 24 घंटा 7 दिन 365 दिन ये खुला ही रहता है। इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। ये कार्यालय और ये संस्कार केंद्र, ये संस्कारों का केंद्र है। यहां हमको संस्कार मिलते हैं पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा रिसर्च सेंटर खोलिए, रिसर्च कीजिए। ये कार्यकर्ताओं को संस्कार लगने चाहिए। हम सत्ता में गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए। सारी मीटिंग का सिलसिला एक दूसरे से जुड़ा है। जो खबर आई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी आने वाले दिनों में 3 बड़े बदलाव कर सकते हैं, जिसमें मंत्रिमंडल में चौंकाने वाला बदलाव हो सकता है। संगठन में भी बड़े उलटफेर की संभावना है। गठबंधन की नई रणनीति बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग का पहला एजेंडा है सरकार में बदलाव, मंत्रिमंडल में बदलाव। लेकिन सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में बदलाव करना चाहते हैं? दरअसल प्रधानमंत्री ने संगठन को एक टास्क दिया था फीडबैक का। पब्लिक का फीडबैक पार्टी की तरफ से और आरएसएस दोनों की तरफ से लिया जाना था। दोनों तरफ से फीडबैक आ गया है। जिन मंत्रियों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हैं, उनको हटाया जा सकता है और पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से कुछ लोगों की एंट्री कराई जा सकती है, जिसमें शिंदे गठबंधन को तवज्जो देते हुए मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। यूपी के भी मंत्रियों को मोदी चौंका सकते हैं। बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी मोदी कई चौंकाने वाले फैसले कर सकते हैं। 28 जून की रात प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की तकरीबन 4.5 घंटे की मैराथन बैठक हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि ये बैठक फाइनल मीटिंग थी। अब सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। चर्चा का जो काम था वो पूरा हो चुका है। फैसला पीएम मोदी को लेना है। फैसला सिर्फ संगठन के लिहाज से नहीं, बल्कि सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिहाज से, साथ ही नए संभावित सहयोगियों के बारे में भी। बहुत जल्द ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर पीएम का फैसला क्या और कैसा रहा। लेकिन इतना तय है कि जो फैसला होगा वो न सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।